हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अंशुल है और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल के ऊपर। दोबारा से हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं डिस्कशन को लेकर। मैंने पिछली दो टॉपिक डिस्कस किए हैं आप लोगों से, उसका रिस्पांस भी बड़ा अच्छा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये प्रेरित रखता है हम लोगों को ताकि हम और बेहतर कर सकें और कंटेंट आपके लिए ला सकें। ठीक है, आज का वीडियो मेरा रहेगा जो नए आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट जो हमारे चेंजेस हुए हैं इस साल, बहुत इम्पॉर्टेंट एक चेंज जो यहाँ पर आए हैं, मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस भी करूँगा। तो आज न्याय की बात करेंगे। ठीक है, कि न्याय को लेकर जो भारत के अंदर रंग रूप दशा जो उसकी है वो बदली जाने की कोशिश की है। ठीक है, क्या न्याय की मूर्ति के अंदर चेंजेस किए गए, मूर्ति तो खैर सेम ही है, लेकिन आज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों कानून क्या थे और इन कानूनों के अंदर क्या मेजर नए चेंजेस जो हैं वो लाए गए हैं। ठीक है, सो आई एम गोना स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट दिस प्रिंट आउट। ठीक है, ये आप देखेंगे एक पेपर कट आउट मैंने लिया है फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़, जहाँ पे 3 बिल के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं फिलहाल, सिर्फ आपको यहीं पे बता रहा हूँ कि ये है क्या, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में लेके चलूँगा। ठीक है, आपको देखिएगा कि 3 नए बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे और तीनों के तीनों बिल अब पास होकर कानून भी पारित हो चुका है। पहला है इंडियन पीनल कोड 1860, 1860 का जो इंडियन पीनल कोड है उसका नाम बदल दिया गया है। सबसे पहले उसको नाम अब हिंदी में हो चुका है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। क्या नाम दिया गया? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। आपको दिखेगा कि 356 जो सेक्शन थे अब वो इसमें हो गए हैं, पहले 511 थे। नंबर ऑफ सेक्शंस रिड्यूस किए गए हैं। 175 सेक्शंस जो है इनको अमेंड किया गया, यानी 175 से ज़्यादा ऐसे सेक्शन है जिनको चेंज किया गया है। 8 सेक्शंस हैज़ बीन एडेड, 8 नए सेक्शन भी ऐड किए गए। क्या है मैं उसके बारे में बात करूंगा। और 22 रिपील कर दिए गए हैं। रिपील करने का मतलब है जिन्हें वापस ले लिया गया या खत्म कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ठीक है, दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे आप सीआरपीसी 1973 के नाम से भी जानते हैं। इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 का नाम दिया गया। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। 533 सेक्शंस होंगे इसमें, जबकि पहले कितने थे? 478 थे। अभी सेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, 160 सेक्शंस जो हैं उसमें चेंज किए गए हैं। 9 सेक्शंस ऐड किए गए हैं और 9 ही रिपील किए गए हैं। ठीक है, 9 ही ऐड हुए हैं, 9 ही रिपील कर दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा बिल जो था वो इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। भारत में 1872 से पहले आप देखेंगे कि सबूत पेश करने का एक तरीका जो था उसमें कहीं ना कहीं रिलीजियस ग्राउंड्स का भी इस्तेमाल हो जाया करता था। हिंदू मुस्लिम्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ लॉज हुआ करते थे एज पर द एविडेंसेस। तो आपको दिखेगा कि 1872 के इंडियन एविडेंस के एक्ट के बाद एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो था एविडेंस को लेकर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे भारतीय साक्ष्य बिल 2023 का नाम दिया गया है। 170 सेक्शन इसमें है इंस्टेड ऑफ 167 जो कि ओरिजिनल में थे। 23 सेक्शन इसमें चेंज कर दिए गए हैं, 1 ऐड किया है और 5 खत्म कर दिया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि एक तो इनका इंग्लिश से हिंदी जो अनुवाद हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम लोग ये जो गुलामी के बने हुए नियम कानून है उनको चेंज कर रहे हैं। पिछले साल रिपब्लिक डे पर और सॉरी आपके गणतंत्र दिवस और आपके आज़ादी के दिवस के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लोग जो स्लेवरी के साइंस हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। जैसे मुगल गार्डन्स का नाम अमृत उद्योग हुआ, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया। ये अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था ना 2022 के अंदर 15 अगस्त को, तो उन्होंने कहा था इसके बारे में कि यार मैं चाहता हूं कि हम लोग जो स्लेवरी के साइंस है ना वो सारे ख़त्म कर दें। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि आपके जो देश के होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जिन्होंने बिल पेश किए हैं, उन्होंने एक लाइन बड़ी कही थी, आई कैन अश्योर दैट द हाउस ऑफ दिस बिल विल ट्रांसफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया। 1860 से 23 तक अगर आप देखें द कंट्रीज क्रिमिनल जस्टिस फंक्शन एज पर द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश। और बहुत सारे कानून ब्रिटिशर्स ने भारत में सिर्फ अपने सहूलियत के हिसाब से बनाए थे, उसमें भारतीयों के लिए कम था, उसमें अंग्रेजों के सहूलियत के हिसाब से कानून ज़्यादा बनाए गए थे। ठीक है, तो उसी को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपको दिखेगा कि इस बिल के ऊपर कमेटी बिठाई गई है। मिस्टर जो रिटायर्ड बाय द जो बीजेपी के एमपी है ब्रिजलाल, ठीक है, जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर भी हैं, उसको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था ताकि इसको
संक्षिप्त में देखा जा सके, इसको डिटेल देखा जा सके, ठीक है। मेजर चेंजेस इस बिल में क्या है, वन बाय वन देखते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडियन पिनल कोड 1860 का, ठीक है, ये पहली बार एक लॉ कमीशन 1834 में भारत में बैठा था अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और लॉर्ड मैकॉले हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो इस पहले कमीशन के हेड भी रहे हैं, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। वो बात अलग है कि कमीशन की रिपोर्ट के बाद लॉस 1860 के आसपास लिखने शुरू किए गए थे, ठीक है। सीआरपीसी की बात करें तो 1 अप्रैल को इसको 1974 को इसको लागू कर दिया गया था, जबकि ये लॉ बना 1973 में था, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने बताया 1872 में ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने पास किया था, ताकि उस रूल्स एंड लॉज रेगुलेशंस के बारे में बात की जाए जिसके तहत भारत के कानून व्यवस्था में किसी साक्ष्य को, किसी एविडेंस को आप जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं इसके। अगर मैं इस बिल की बात करता हूं, पहला बिल देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता जो बिल 2023 है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल। पहला पॉइंट आप देखेंगे, द बिल डिफाइंस टेररिज्म। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेररिज्म शब्द को डिफाइन कर दिया गया। भारत दुनिया में आप देखेंगे ना, टेररिज्म की कोई सर्टिफाइड डेफिनेशन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस एक डेफिनेशन जरूर यूज करती है, कभी किसी जमाने में भारत ने ही उस डेफिनेशन को बताया था, पर दुनिया में ऐसा कहीं पर टेररिज्म शब्द की डेफिनेशन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑफेंसेस सच एज सेपरेटिज्म की भाषा बताई गई है। अलगाववाद, आप देखते हैं कई बार ये शब्द हम कश्मीर में या मणिपुर में फिलहाल आजकल हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। वो लोग जो कि इस तरीके से कटिंग, अलग मुल्क की बात करते हैं, अलग एरियाज की बात करते हैं, सेपरेटिस्ट जिसको आप कह देते हैं। आर्म्ड रिबिलियन क्या है, भारत सरकार के खिलाफ शस्त्र विद्रोह किसे कहा गया है। चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री विच वर अर्लियर मेंशन्ड इन द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ। पहले इन सब चीजों को अलग अलग डिफाइन किया गया, टेररिज्म अलग बताया गया, सेपरेटिज्म अलग बताया गया, आर्म्ड रिबिलियन को अलग से जस्टिफाई किया गया, अभी इन सबको इकट्ठा कर दिया गया। प्रॉपरली इसको क्या किया गया है, डिफाइन करने की कोशिश की गई है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा, इट रिपील्स द ऑफेंसेस ऑफ सेडिशन व्हिच वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय द कॉर्नल रेलिक दैट कर्व द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डिसेंट। सबसे इंपॉर्टेंट आईपीसी का सेक्शन 124A, ठीक है, दैट इज योर सेडिशन। देशद्रोह के ऊपर कहीं भी बात बोली जाती थी तो आप देखते थे उठा लिया जाता था। अब सेडिशन है क्या पता ही नहीं लग रही किसी को। पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के पीछे पड़ी हुई थी कि भाई सेडिशन डिफाइन करो, डिफाइन किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जितने लोगों को सेडिशन में पकड़ा था सबको छोड़ना पड़ा, इन्होंने इसको रिपील ही कर दिया। नए सिरे से आपको दिखेगा कि डेफिनेशंस जो हैं देशद्रोह होने की, सरकार प्रतिद्वंदित होने की, वो सारी जो भाषाएं हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन कर दिया गया है अब, ताकि इसमें कोई समस्या ना ही आए, ठीक है जी। फर्दर अगर बात की जाए इस बिल की तो आपको दिखेगा इट प्रिस्क्राइब कैपिटल पनिशमेंट एज अ मैक्सिमम सेंटेंस फॉर मॉब लिंचिंग व्हिच हैज बीन मेनान्स्ड इन द रिसेंट ईयर्स। मॉब लिंचिंग का मेरे साइड में देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मिलकर एक आदमी को बड़ी बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। जैसे एक वाकयांश कुछ साल पहले बिहार में हुआ था, एक साइकिल की चोरी को लेकर एक आदमी को पीट पीट के मार दिया। भीड़ की कोई शक्ल तो होती नहीं। ऐसा ही एक किस्सा महाराष्ट्र में हुआ था, जगजाहिर था, जहां पे तकरीबन 200 औरतों ने मिलकर एक रेपिस्ट को काट दिया था। सरेआम कोर्ट के कार्यवाही के दौरान उसको काट दिया गया था। तो अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, ऐसे इंसिडेंट्स के अंदर जो जस्टिस है वो जस्टिस बहुत पीछे चला जाता है। आपको समझ ही नहीं आता है किस भीड़ की क्या शक्ल क्या है, सजा किसको दोगे आप। तो मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए एक बड़ा सख्त कानून तैयार किया गया है, एक सख्त कदम उठाया गया है कि अगर भीड़ मिलकर लोगों को पीट देती है और उसमें व्यक्ति की जान चली जाती है तो कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा तक का प्रावधान इसके अंदर अब ऐड किया गया है, ठीक है जी। अगला, इट प्रपोजेस 10 year imprisonment for sexual intercourse with the women on the false promise of marriage which is a common form of deception and exploitation। धोखाधड़ी, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि फॉल्स मैरिजेस को, प्रोमिसेस को लेकर भी काफ़ी बार आप लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं, ठीक है। तो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है कि अगर आप किसी से विवाह का वादा करें और उसको ना निभाएं और आपके बीच में कोई शारीरिक संबंध बने हैं तो कन्या जो है, लड़की जो है, क्योंकि इसमें रेप की डेफिनेशन की बात हो रही है तो रेप के अंदर आप देखेंगे कि ये बात बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पुरुष के ऊपर ही आ रहा है, ये महिलाओं के अगेंस्ट नहीं है। तो 10 साल तक का इसमें प्रावधान रखा गया है, सज़ा हो सकती है, ठीक है, फॉल्स प्रॉमिसेस ऑन मैरिजेस, ठीक है जी।
इसके बाद अगर बात की जाए भारतीय न्याय संहिता के अंदर, तो द बिल इंट्रोड्यूस्ड कम्युनिटी सर्विस इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर स्पेसिफिक क्राइम्स। कुछ एक क्राइम्स के लिए कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है कि आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, आपको वृद्धाश्रम भेज दिया, सपोज करो आपको ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पे मजदूरों द्वारा या कोई इमारत बनाई जा रही है, कोई हिस्टोरिक मोनूमेंट बनाया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपको मजदूरी करवाई जाएगी आपसे, तो आपको समाज की सेवा में डाला जाएगा एज अ पनिशमेंट। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी, शरारत मूवी थी, अभिषेक बच्चन के करियर में अर्ली मूवी थी, उसमें रैश ड्राइविंग करते हैं। रैश ड्राइविंग करने के बाद आपको दिखता है कि उनको सजा के तौर पर वृद्धों की सेवा करने के लिए वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। इस तरीके के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कम्युनिटी सर्विसेज। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रिजन्स ओवर क्राउडेड है, छोटे छोटे केस, किसी ने पर्स काट दिया तो उसको जेल में रखा हुआ है, किसी से छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा हो गया तो जेल में रखा हुआ है ना, कुछ छोटे मोटे केसेस के अंदर आपको रखा हुआ है, तो अब उनको उसके लिए आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, आपको कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, द बिल फिक्सेस अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 180 days टू फाइल अ चार्ज शीट which can speed up the trial process and prevent indefinite delay। 180 दिन के अंदर अब पुलिस को चार्जशीट, 6 महीने इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड, अब आपको चार्जशीट क्या करनी पड़ेगी, दायर करनी पड़ेगी। इससे पहले आपको दिखेगा कि चार्जशीट को लेकर ही इतना कुछ होता रहता था, डिले, जस्टिस वाज डिलेड मैनी अ टाइम, आपको दिखेगा कि साल साल भर तो चार्जशीट ही नहीं बनी अभी तक, तो वो काम खत्म कर दिया गया। 180 दिन के अंदर अंदर अब आपको चार्जशीट जो है वो दायर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। ठीक है जी, इस दूसरे बिल के अंदर सबसे पहली बात है द प्रमोशन ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर ट्रायल्स, अपील्स, रिकॉर्ड डिपोजिशंस, अलाउइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर द प्रोसीडिंग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आप सुनवाई देख रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि देखो ट्रायल्स को हम टेक्नोलॉजी पे लेके जाएंगे, मैं अपील भी अगर मुझे करनी है तो मुझे फिजिकल फॉर्म में कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना केस नंबर निकाल लूंगा और वहीं से अपील डाल सकता हूँ। ठीक है, मुझे रिकॉर्ड के सारे रिकॉर्ड्स, कोर्ट का हुआ क्या है, मुझे सारी डिटेल्स जो है वो ज़्यादा ऑनलाइन मिलेगी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि प्रोसीडिंग्स पॉसिबल बनाई गई है। ठीक है, द बिल मेक्स वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कंपल्सरी। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई शारीरिक प्रताड़नाएं हुई हैं, ठीक है, कोई सेक्सुअल वायलेंस उनके खिलाफ हुआ, तो उनका वीडियो स्टेटमेंट लेना ज़रूरी है। प्रॉब्लम यह है कि बाहर ऐसे किसी विक्टिम के साथ आप बार बार वही सवाल जवाब करते रहते हो, तो उनकी मानसिकता की तौर देखिए ना, एक तो किसी के साथ अगर सपोज रेप हुआ है तो आप उसको बार बार पूछो कब हुआ, कहाँ छुआ, कब छुआ, कितनी बार छुआ, तो यार वो बंदा हर बार उस सवाल से उस मेंटल ट्रॉमा में बार बार जाता है। तो एक अच्छा प्रावधान इन्होंने शुरू किया कि एक ही बारी में वो एविडेंस आएगा, और कोशिश देखो इससे बेनिफिट ये भी होता है कि बार बार लोग अपनी स्टेटमेंट से नहीं बदलेंगे। ठीक है, बार बार मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगी, ना वकील की तरफ से, ना एविडेंस के तौर पर, और ना ही विक्टिम के तौर पर। ठीक है, चलिए इसी में आगे आपको दिखेगा द बिल मैंडेट द पुलिस मस्ट इन्फॉर्म अबाउट द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट इन 90 days। 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये तो बताना पड़ेगा कि कंप्लेंट का हुआ क्या, ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनी रहे। 90 दिन का टाइम पीरियड इसमें फिक्स कर दिया गया है कि भैया 90 दिन में बताओ कि क्या रिपोर्ट रही है। सेक्शन 41 ऑफ CRPC विल बी रीनंबर्ड एज सेक्शन 35, ये याद रखिएगा, 41A को अब 35 कर दिया गया है। दिस चेंज इंक्लूड्स एडिड सेफगार्ड stipulating that no arrest can be made without the prior approval of at least the rank of Deputy Superintendent of Police, especially for the offence punishable less than 3 years for the individuals above and 60 years। अगर आपको किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट निकलता है, तो सबसे पहले आपको दिखेगा कम से कम अरेस्ट वारंट कहाँ से वेरीफाई होना चाहिए, DSP से। किस केस में, या तो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर हो यानी सीनियर सिटीजन हो, या जिस केस में सजा 3 साल से कम की है। ऐसे केसेस में आपको अरेस्ट वारंट कम से कम किसके साथ अप्रूवल के साथ आना चाहिए, DSP के अप्रूवल के साथ। इससे कम के अप्रूवल पे आप ऐसे केस में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सबके लिए नहीं है क्लास, में रिपीट कर देता हूँ, व्यक्ति की उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, जो उम्र जो सजा तय हुई है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 साल से कम की होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं इसमें किए गए हैं। फर्दर द बिल रिक्वायर्स दैट पुलिस कंसल्ट द विक्टिम बिफोर विड्रॉइंग द केस पनिशेबल बाय 7 years और मोर, विच कैन एंश्योर द जस्टिस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड और डिनाइड।
ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट काम है कि किसी केस में अगर किसी व्यक्ति को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है तो जब तक विक्टिम यस नहीं करता आपकी सजा माफ नहीं की जाएगी। कई बार होता है ना, आप रेमिशन की प्ली डाल देते हो, आप पार्डन की प्ली डाल देते हो, तो अब नहीं होगा। जब तक विक्टिम नहीं यस करेगा ना, तब तक अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा। कई बार कोर्ट ऐसे छोड़ देती है और ऐसा देखा जाता है कि यार विक्टिम को तो यार न्याय नहीं मिला ना, न्याय भी तो मिलना जरूरी है, तो जब तक वो नहीं गएगा तब तक अब आप छोड़ नहीं सकते हो। ये अच्छी चीज इंट्रोड्यूस हुई है इसमें। It allows the absconding criminals to be tried in absentia by the court and sentenced to, अब अगर कोई भगोड़ा है, जैसे यहाँ न्यूज में देख रहे हैं, 2 absconding drug peddlers arrested in नयागढ़ गांव, तो वो क्या कह रहा है कि आपको दिखेगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे भाग गया, जैसे विनय माल्या जी भाग गए थे, तो अभी आपको दिखेगा कि उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका कोर्ट का ट्रायल होगा, उन्हें सजा भी बाकायदा सुनाई जाएगी। जैसे दाऊद इब्राहिम के साथ हुआ है, दाऊद इब्राहिम को हमने ऐसी सजा सुनाई है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, आप याद रखिएगा। अब इस चीज़ का प्रावधान इन्होंने इसको ओपन नहीं कर दिया कि ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल भाग जाए और सोचे उसके खिलाफ कभी कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, वो 20-30 साल काट के आएगा और आके कहेगा कि भैया लो कोर्ट ट्रायल शुरू कर लो, फिर देखेंगे, उम्र तो भोग गया अपनी। तो नहीं, द मोमेंट यू विल बी डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्ड, उसके बाद आपको साथ के साथ आपका एब्सेंटिया के अंदर वो कोर्ट ट्रायल चलाया जाएगा और आपको सजा भी निर्धारित आपकी कर दी जाएगी। ठीक है जी, चलिए। नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, तीसरा जो बिल है नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। सबसे पहले इट एम्पावर्स मैजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सच एज ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज एटसेट्रा विच कैन फैसिलिटेट एविडेंस कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन। अब आपको दिखेगा कि जो आपके मीडिया जो है, मल्टीमीडिया जो है, उसको भी एक आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इसे भी एक एविडेंस के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आपको दिख सकता है मैजिस्ट्रेट इसके बारे में आपको अलाउ कर सकता है। ठीक है जी। मर्सी पटिशन इन डेथ सेंटेंस केसेस टू बी फिल्ड विद इन 30 डेज टू द गवर्नर एंड विद इन 60 डेज विद द प्रेसिडेंट। अगर आपको मर्सी प्ली डालनी है, ठीक है, तो समय दे दिया गया है 30 दिन का। गवर्नर के पास 30 दिन के अंदर प्ली जानी चाहिए और प्रेसिडेंट के पास जानी चाहिए 60 दिन के अंदर। ठीक है। Further, it provides the special provision for admissibility of DNA evidence such as consent, claim of custody, etc. that will enhance the accuracy and reliability of the biological evidences. लास्ट ईयर एक बिल पास हुआ था जिसके अंदर जो क्रिमिनल्स हैं उनका डाटा मेंटेन किया जाएगा, उनका डीएनए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, इसका बेनिफिट ये होता है कि कल को अगर कोई ऐसा क्राइम हो और मुझे वहाँ से डीएनए का सैंपल मिल जाए और वो व्यक्ति दोबारा से ऐसा कोई क्राइम कर रहा है तो मैं उसको पकड़ सकता हूँ, मुझे जल्दी पता लग जाएगा कि क्राइम किया किसने। ठीक है, तो अब उसको किस तरीके से उसका कंसेंट लेना है, कंसेंट मतलब मुझे अगर एज ए क्रिमिनल है तो मुझे अपना कंसेंट देना पड़ेगा भाई कि भैया मेरा डाटा आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, और ये डाटा मिसयूज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ताकि उसकी एक्यूरेसी के ऊपर भी बात हो सके। फर्दर, मेडिकल ओपिनियंस, हैंडराइटिंग एनालिसिस एटसेट्रा विच कैन असिस्ट एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस रेलिवेंट टू द केस। देखो यार, मेडिकल ओपिनियंस, हैंडराइटिंग एनालिसिस करना ना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम जस्टिस और जुडिशरी की बात करते हैं। इंसान की ना प्रवृत्ति के बारे में पता लगता है। ठीक है, दिल्ली में आज से कुछ साल पहले केस हुआ था, वो बंदा तिहाड़ जेल के सामने काट के लाशें रख देता था और चिट्ठी भी साथ में लिखता था पुलिस वालों को, उसमें गालियाँ निकाल के लिखता था माँ बहन की पुलिस वालों को। तो उसकी हैंडराइटिंग से, उसके लिखने के तरीके से आपको दिखेगा कि जो जज है, जो हैंडराइटिंग एनालिस्ट, उसने बता दिया था यार ये बंदा बचपन में ना अपने माँ बाप से बहुत पिटा हुआ, उसका अपने माँ बाप से कोई प्यार नहीं है। ठीक है, और ये बिहार से बिलोंग करता है, भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखो, हैंडराइटिंग एनालिसिस करना बंदे का करैक्टर, बंदे के नेचर, बंदे के क्राइम करने के नेचर के बारे में, जो साइकोलॉजी है किसी क्राइम की, वो पता लग सकती है। और कोर्ट कहता है कि अब इसको हम एडमिसिबल रखेंगे, ऐसे ओपिनियंस को मैटर करता है, ये मैटर होना भी बहुत ज़रूरी चाहिए। ठीक है, फर्दर आपको दिखेगा इट प्रोवाइड्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ डीएनए एविडेंस सच एज कंसेंट एंड बायोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेडिकल ओपिनियंस एंड जो आपका जो हैंडराइटिंग एनालिसिस और मेडिकल ओपिनियन है, ताकि वो सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करने में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए। फर्दर, इट इंट्रोड्यूस द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, आर्टिकल नंबर 20, the person who has been brought to the court is innocent. It's a duty of a prosecutor to prove him guilty. आप जब कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो आप बेकसूर होते हैं, सामने वाले मुवक्किल की जिम्मेदारी बनती है वो आपका अपराध
सिद्ध करें सबसे पहले, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि अंटिल इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है, तब तक जब तक आपके साथ अपराध आपको सिद्ध नहीं होता तब तक आप न्याय के तौर पर आप बेकसूर ही हैं। आप अपना जो अपने आप को जो अपना गुनाह है वो आपका जब तक साबित नहीं होता, आपको भी पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपने आप को क्या कर सकते हो, डिफेंड कर सकते हो। तो न्याय देने की बात जो कही गई थी वही बात हो रही है, जैसे अमित शाह जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि न्याय देना हमारा मेन पर्पस है, ना कि हमें किसी तरीके का ये कहें कि हमें सिर्फ जुडिशरी को चलाना है। वो कहते नहीं, हम न्याय के बारे में बात कर रहे हैं और वही हम लोग प्रोवाइड करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। So this is all we have from this particular video. You can join us on Telegram, Instagram and YouTube channels. आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें और प्रेरित कर सकते हैं ताकि हम और वीडियोस आपके लेकर आएँ। I hope you like the video. We'll meet you soon. Till then, take care of yourself. Bye bye. God bless you all.